विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, उसमें चैप्टर चल रहा था हमारा क्या, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। उसमें हमने करना है तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। व्युत्क्रमण बोलते हैं किसको, इन्वर्जन को। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में लिखने के लिए आता है कि तापमान के प्रतिलोपन या तापमान के व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऐसी विपरीत तापीय दशा, रुक के पढ़ना है, ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे तथा उष्ण परतें ऊपर पाई जाती है, तापीय प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की संज्ञा से अभिहित की जाती है। जनरली क्या होता है कि सूर्य तप जब पड़ता है, इंसोलेशन पड़ता है किस पर, पृथ्वी की सतह पर, तो जो उसके पहले पृथ्वी गर्म होती है और उसके सतह में क्या होती है, कांटेक्ट में जो एयर होती है वो गर्म होती है, उससे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ा कम गर्म होती है उससे ऊपर, तो मतलब नीचे वाली गर्म होती है, ऊपर वाली ठंडी होती है अगर कंपेयर करें हम। लेकिन जब क्या होता है, नीचे की अगर परत ठंडी हो गई और ऊपर की परत अगर गर्म हो गई, क्या उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ। इतना ही लिखना है 20 शब्दों में, 2 नंबर मिल गए। क्या बोलना है आपने, ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे और उष्ण परतें ऊपर पाई जाती है, तापीय प्रतिलोपन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की संज्ञा से अभिहित की जाती है। यह दशा धरातल के निकट भी हो सकती है। अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोपन अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है, अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोपन अधिक स्थायी होता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है, जबकि धरातल के निकट होने वाला प्रतिलोपन अल्पकालिक होता है, क्योंकि विकिरण द्वारा धरातल के निकट ठंडी परत का लोप शीघ्र हो जाता है। 2 स्टेटमेंट बना के मैं क्वेश्चन दूंगा, 2 स्टेटमेंट बनाऊंगा। 2 स्टेटमेंट क्या क्या होंगे, पहला स्टेटमेंट होगा, या बोल सकते हैं कथन कारण में भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन, असर्शन रीजन में। पहला असर्शन होगा, अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोपन अधिक स्थायी होता है। कारण में लिखा होगा क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है असर्शन रीजन वाला कि धरातल के निकट वाला प्रतिलोपन अल्पकालिक होता है। धरातल के निकट वाला प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अल्पकालिक होता है, यानी अल्पकाल के लिए होता है। कारण में दिया हुआ होगा क्योंकि विकिरण द्वारा धरातल के निकट ठंडी परत का लोप शीघ्र हो जाता है। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। समझ में आ गया। तापीय प्रतिलोमन के कारण ऊपर गर्म तथा हल्की वायु तथा नीचे ठंडी एवं भारी वायु के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, परंतु यह स्थिरता सौर्यिक और पार्थिव विकिरण द्वारा विलीन हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों तथा घाटियों में अधिक होता है। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के संगम स्थल पर भी यह दशा उपस्थित हो जाती है। क्वेश्चन बनाऊंगा मैं प्री के लिए कि तापीय प्रतिलोमन की दशाएं कहां पर दिखाई देती हैं। पहला ऑप्शन दूंगा ध्रुवीय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दूंगा मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांशों के भी हिमाच्छादित भाग और घाटियां, और तीसरा ऑप्शन दूंगा जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का क्या होता है, संगम होता है, वहां पर। चौथा ऑप्शन कुछ और दे दूंगा, आपने इन 3 पर करना है। ओके, इन 3 जगहों पर क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, दिखाई देता है, तापीय प्रतिलोमन। ठीक है, तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण सामान्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तापमान का प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धरातलीय व्युत्क्रमण, नंबर 2 संपर्कीय व्युत्क्रमण और नंबर 3 उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण। उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण समझ में आ गया। कौन कौन से बताया मैंने, यहां से आपने लिखना है 16 नंबर का क्वेश्चन है। जब आपसे व्युत्क्रमण के प्रकार पूछेगा तब आपने ग्राफ भी बनाने हैं, डायग्राम भी बनाने हैं, लिखना भी है और
समझ में आ गया? 3 डायग्राम बनाने लगभग, 2 या 3 डायग्राम। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तापमान के प्रतिलोमन या तापमान के व्युत्क्रमण के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धरातलीय व्युत्क्रमण, जिसको सरफेस इन्वर्जन बोलते हैं। नंबर दूसरे पे होता है संपर्कीय व्युत्क्रमण, जिसको एडवेक्ट आयोनल इन्वर्जन बोलते हैं। और नंबर 3 होता है उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण यानी अपर सरफेस इन्वर्जन। अपर सरफेस इन्वर्जन, धरातलीय व्युत्क्रमण या सरफेस इन्वर्जन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इस प्रकार का तापीय प्रतिलोमन शीत कटिबंध के ठंडे स्थानों पर सर्दियों में या रात्रि में प्रमुख रूप से पाया जाता है। आपने हाईलाइट करना है कहां पर? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध के ठंडे स्थानों पर सर्दियों में या रात्रि में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस लाइन को हाईलाइट कीजिए। तो धरातलीय व्युत्क्रमण इस प्रकार का तापीय प्रतिलोमन शीत कटिबंध के ठंडे स्थानों पर सर्दियों में या रात्रि में प्रमुख रूप से पाया जाता है। रात्रि में ठंडी तथा शुष्क वायु प्रवाहित होती है तथा आकाश स्वच्छ रहता है। रात्रि भी शीत ऋतु में लंबी होती है। इस कारण दिन में प्राप्त होने वाला ताप रात्रि में शीघ्रता से विकिरित हो जाता है। क्योंकि भूमि वायु की अपेक्षा शीघ्र ठंडी हो जाती है, इस कारण रात्रि में धरातल एवं उसके संपर्क में आने वाला वायुमंडल का निचला सिरा अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि ऊपरी स्तर अपेक्षाकृत गर्म रहता है। आपने एक डायग्राम बनाना है, दिख रहा है डायग्राम? इस प्रकार का अगर माना एक सिंगल क्वेश्चन आता है, माना 125 शब्दों में आता है, तो आपको इसमें कितने मिल रहे हैं? 8 नंबर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? ज्यादा नहीं लिखना होता है। कितना लिखना है? 125 शब्द लिखने होते हैं खाली। पीसीएस में जब मेंस में सिर्फ धरातलीय व्युत्क्रमण के बारे में पूछेगा तो एक डायग्राम और जितना मैंने बताया उतना अगर आप लिखते हैं तो 8 में से 6 नंबर मिल जाते हैं। कितने? 8 में से 6। इतना क्लियर हो गया? अगला है संपर्कीय व्युत्क्रमण, एडवेक्ट आयोनल इन्वर्जन। संपर्कीय व्युत्क्रमण यानी एडवेक्ट आयोनल इन्वर्जन। और मैंने कहा हो सकता है कि लंबे में आए, 16 नंबर में पूछे कितने प्रकार का, तो तीनों देने पड़ेंगे आपको। संपर्कीय व्युत्क्रमण में एडवेक्ट आयोनल इन्वर्जन में क्या? ऐसी स्थिति शीतोष्ण चक्रवातों के वाताग्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? हाजी, क्या होता है शीतोष्ण? टेम्परेट। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट। शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं? क्या होता है चक्रवात? साइक्लोन। और ये क्या होते हैं? वाताग्र। अभी उस चैप्टर पे नहीं पहुंचे हम। तो जब क्या होता है कि आगे पढ़ेंगे आप साइक्लोन में, कि जब एक गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों आपस में क्या होते हैं? आमने सामने से मिलते हैं, तो दोनों अंत तक अपनी तापमान संबंधी जो विशेषताएं उनको बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में दोनों के बीच में एक फ्रंट बनता है। क्या बनता है? फ्रंट बनता है। तो कुछ नहीं करना, आपने एक एरो बनाना, उसमें गर्म हवा लिखनी है। एक एरो इधर से बनाना, आपने उसमें ठंडी हवा लिखनी है। उसमें जैसे आप ऑब्लिक करके लिखते हो ना, दैट इज फ्रंट। मतलब जब आप किताब जब लिखने में दिखाओगे तो ऐसे ही दिखाओगे, लेकिन जब चक्रवातों के बीच में फंसता है आदमी तो उसको पता चलता है कि फ्रंट क्या होता है, तो चक्रवात क्या होता है। बट लिखने, मैंने कहा नंबर किसके हैं? चक्रवातों के बीच में से आने, बच के आने के नहीं है नंबर। किस चीज के हैं? लिखने के हैं। अब कैसे दिखाओगे आप? 1 एरो 2 एरो। एक में लिखना गर्म हवा, एक में लिखना आपने गर्म एवं हल्की, दूसरे में लिखना ठंडी एवं भारी, और उसके बीच में ये फ्रंट के बाद ही साइक्लोन। पहली स्टेज जो होती है फ्रंट होती है। क्या होती है? बस उसके बाद साइक्लोन शुरू हो जाता है। तो आपने बोलना शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के वाताग्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे हम, वाताग्रों के प्रकार भी पढ़ने हैं, वो भी क्वेश्चन होता है मेंस का। ठीक है, यहां पर ठंडा सीमांत यानी कोल्ड फ्रंट प्राय गर्म सीमांत यानी वार्म फ्रंट की गर्म वायु को ऊंचा उठा देता है। इस कारण नीचे का स्तर ठंडा और ऊपर का अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो कई बच्चों के समझ में आ रहा होगा कि मतलब बोल रहे होंगे कि समझ में तो आ ही नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ता है? बहुत धीरे धीरे करके पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। साइक्लोन के क्षेत्र में ले जाकर आपको नहीं समझाया जा सकता, खुद ही समझना पड़ेगा कि फ्रंट के भी प्रकार होते हैं। कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म फ्रंट होता है, वो अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो समझ में आ गया? अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि संपर्कीय व्युत्क्रमण यानी एडवेक्ट आयोनल इन्वर्जन कहां होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के वाताग्र क्षेत्रों में
पाए जाते हैं, जहां पर ठंडा सीमांत यानी कोल्ड फ्रंट, गर्म सीमांत यानी वार्म फ्रंट की गर्म वायु को ऊपर उठा देता है। और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा, नीचे की परत ठंडी और ऊपर की परत गर्म, बस इतना ही तो करना है हमने, ठीक है। इस कारण नीचे का स्तर ठंडा और ऊपर का अपेक्षाकृत गर्म रहता है। फिर एक ये आपने डायग्राम बना देना छोटा सा, बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, ना इतना टाइम होता है वहां पर, इतना समय नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आपने समझा दिया, एरो बना दिए, उष्ण वायु और शीत वायु, उसके बीच में आप देख रहे होंगे एक फ्रंट दिखा रखा है, बस इतना बनाना है। अगला होता है तीसरे नंबर का जो व्युत्क्रमण होता है वो उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण होता है, यानी अपर सरफेस इन्वर्जन होता है। पर्वतीय घाटियों में विकिरण तथा अभिवहन यानी एडवेक्शन, अभिवहन बोलते हैं किसको, एडवेक्शन। तो पर्वतीय घाटियों में विकिरण तथा अभिवहन एडवेक्शन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे घाटी प्रतिलोमन या लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कहा जाता है। घाटी प्रतिलोमन, यहां से क्वेश्चन बन चुका है पहले, घाटी प्रतिलोमन या लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन से आप क्या समझते हैं। आपने इतना ही बोलना है कि पर्वतीय घाटियों में विकिरण तथा अभिवहन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे घाटी प्रतिलोमन या लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं इतना लिखने में, कितने मिलते हैं। तो आपने अभी से क्या करना, जहां जहां पर मैं बता रहा हूं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स मतलब पहले याद कीजिए, फिर उसको लिख के रख दीजिए। 2 नंबर वाले एक तरफ, 4 नंबर वाले एक तरफ, 125 शब्दों वाले 8 नंबर वाले एक तरफ। अगर अभी से आप लिख के अलग रख देंगे तो आपको मेंस में बहुत ज्यादा क्या मिलेगी। और इनको अभी याद करके रख दीजिए, तैयार करके रखिए, बैठ के लिखिए, बार बार क्या करो, इनको लिखो। तो क्या होता है, जो नंबर मिलते हैं ना, जब आप 16 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 16 में से कभी 16 नहीं मिलते, लेकिन 2 में से 2 मिलते हैं, 4 में से 4, 3.5, 3 मिल जाते हैं। 16 में से आपको मैक्सिमम कितना भी अच्छा लिखोगे 12, 11, 10 ऐसे मिलते, ठीक है। तो आपको ऊपर रैंक में लाने के लिए जो सबसे ज्यादा भूमिका होती है वो इन 2 नंबर और 4 नंबर वालों की होती है। दूसरी चीज, कॉपी में जो उत्तराखंड पीसीएस की जो मेंस की कॉपी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन आप कहीं पर भी कर दो। क्वेश्चन बने हुए मतलब लिखे हुए रहते हैं, जगह दी हुई रहती है आंसर की। क्या दी हुई रहती है। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, माना मैं मूल्यांकन करने वाला टीचर हूं, कॉपी चेक करने वाला टीचर हूं, शुरू के 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, कितने के, फिर 8 क्वेश्चन लगभग 4-4 नंबर के हैं, ठीक है, 8 या 10 क्वेश्चन। फिर आगे के जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर के हैं, और लास्ट में जाके क्या है 16 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया कि आपको 16 नंबर पे बड़ी कमांड है, 8 नंबर पे बड़ी कमांड है। मैंने कॉपी चेक करनी शुरू की, आपने पहला भी छोड़ रखा, दूसरा कबाड़ लिखा हुआ, तीसरा भी कबाड़ लिखा हुआ, चौथा भी क्या, मतलब नहीं आ रहा मजा मुझे। तो कॉपी चेक करते करते जब तक मैं 15वें क्वेश्चन और 20वें क्वेश्चन तक पहुंचता हूं, तब तक मैंने अपने दिमाग में एक बना दिया आपके लिए कि ये एस्पिरेंट क्या है, बिल्कुल ये ऐसे ही आ रखा टाइम पास करने के लिए यहाँ पे। लेकिन क्या है कि अगर आपने 2 नंबर और 4 नंबर बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, 15 के 15 आपने अटेम्प्ट कर रखे, 15 के 15 को बढ़िया राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग शुरू के 15 क्वेश्चनों में ही बनती है, पहले बता दूं, बाद में तो क्या होता है घसीटा होता है। अब क्या है कि वो 15 क्वेश्चन जैसे आपने किए तो आपने 30 नंबर प्राप्त कर लिए। अगले वाले 10 क्वेश्चनों में, 8 क्वेश्चनों में आपने कितने, 4, लगभग 40 क्वेश्चन नहीं किए, 40 नंबर नहीं आए, 30 नंबर आ गए। मेरे दिमाग में इमेज बन गई, मैं 8 नंबर वाले पे जो घसीटा लिखा हुआ आपने उस पे भी अच्छे नंबर दूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, और 16 नंबर वाले पे भी अच्छे नंबर दूंगा। जो टॉपर्स होते हैं उनकी कमांड होती है किस पर, 2 नंबर और 4 नंबर। समझ में आ गया। रही बात इंग्लिश हिंदी की, तो चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए। और ये मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी टॉपर से लेकर टॉपर तक भी ये नहीं बोल सकता कि हमारी सारी समझ में आ गया था जी, बिल्कुल कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि चक्रवात होता क्या है, मानसून होता क्या है। कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको क्या, जिनको भाषा से ही लिखा जाता है, उसको महसूस नहीं, मतलब आप हल्का सा समझ तो जाओगे कि ऐसा हो रहा है,
लेकिन जब आप उस स्थिति में जाओगे साइक्लोन की, तो आप ढूंढते रह जाओगे, फ्रंट मिलेगा नहीं कहीं भी, खाली प्रभाव दिखेंगे बस जो आपने पढ़े हुए होंगे। समझ में आया? जैसे वात्सल्य रस पे अगर माना हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पूछता है, तो भाई एक शिशु के साथ माता का क्या वात्सल्य है वो माता ही समझ सकती है ना, लेकिन नंबर किस चीज के मिलते हैं? लिखने के। हो सकता है कोई माता दे रही हो पेपर, किसी शिशु की माता, और वो उसको अभिव्यक्त ना कर पा रही हो, और हो सकता है कोई लड़का लिख रहा हो जिसका विवाह भी ना हो रखा हो, वात्सल्य रस को बड़ा अच्छा क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पजमिया, है ना, वो बता रहा हो कि मतलब जब चल रहे हैं भगवान राम छोटे बचपन में, तो क्या हो रही है, उनके घुंघरू बज रहे हैं पैरों में, और माताएं क्या हो रही है बहुत, तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है वहां पर। समझ में आया? तो उसने बड़ा अच्छा लिख दिया तो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। सारा खेल किस चीज का है, इसको मान लो। अब लिखने का है अगर खेल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाजी, अब तो उसको लिखना ही पड़ेगा, पहले याद करना है, फिर क्या करना है आपने? तो घाटी प्रतिलोमन और लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन समझ में आ गया। जाड़े की रात्रि में घाटियों के ऊपरी भाग या ढलानों के ऊपरी भाग में पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा के नष्ट होने से तापमान कम हो जाता है। आपको वहीं जाना पड़ेगा, अपने मन को वहां ले जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कईयों के मन पता नहीं कहीं है, शरीर यहां पर बैठा हुआ है। आपको वहीं जाना पड़ेगा, जाड़े की रात्रि में जाओ। कहां पर जाओ? जाड़े की रात्रि है, घाटियों के ऊपरी भाग में हो आप। कहां पर हो? घाटियों के ऊपरी भाग में हो, ढलानों के ऊपरी भाग में हो। ढलान जो क्षेत्र होता है, पार्थिव विकिरण हो रहा है वहां पर। क्या हो रहा है? पृथ्वी विकिरित कर रही है ऊष्मा को, पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा के नष्ट होने से तापमान कम हो जाता है। भाई पृथ्वी ठंडी हो रही है रात को, तो तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु ठंडी होने लगती है। क्या होने लगती है? अब इसके विपरीत घाटियों के तलस्थ भागों में, तली में आ जाओ, अब घाटी के कहां जाओ? घाटी के तलस्थ भागों में विकिरण के अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ह्रास के कारण, जो नीचे वाला है, जो घाटी होती है, वो देखा होगा आपने, बंद घाटियां हमेशा गर्म होती है। क्यों हो रहा है? वहां विकिरण का ज्यादा पार्थिव विकिरण नहीं हो पा रहा। विकिरण के अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ह्रास के कारण तापमान ऊंचा होने से वायु गर्म तथा हल्की रहती है। ऊपर स्थित ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है, जिस कारण वायु में अधोमुखी संचार यानी डाउनवर्ड सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है। ये ठंडी हवाएं घाटी की तली में पहुंचकर गर्म तथा हल्की वायु को ऊपर धकेलने लगती है, जिसके कारण उसमें ऊपरी मुखी संचार यानी अपवर्ड सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी भाग में गर्म तथा निचले भाग में ठंडी वायु होने के कारण प्रतिलोमन की स्थिति उपस्थित हो जाती है। इस स्थिति के कारण घाटियों के निचले भाग में तीव्र पाला यानी फ्रॉस्ट पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग पाला रहित रहता है। अब मैं यहां पर तो नहीं बोलूंगा, ये तो ऋषिकेश है, थोड़ा एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुली घाटी है। मैं ऊपर पहाड़ पर ले जाना पड़ेगा आपको, मुझे कहीं हिमालय वाले क्षेत्र में, जहां पर क्या है, एल्टीट्यूड ज्यादा है, और वहां पर कोई इस प्रकार की घाटी है, तो वहां पर क्या होगा वो समझना है आपने। जो ढलान वाला क्षेत्र होगा ऊपर पहाड़ों के ऊपर, वहां पर तो क्या होगा, पार्थिव विकिरण के कारण टेम्परेचर क्या आ जाएगा, एकदम डाउन हो जाएगा। कभी रात बिताना ढलानों पर, तब पता चलता है। बुग्यालों में जब आप रात को सोते हो 2 बजे के बाद, कई बार ऐसा लगता है कि बस गए भाई, आज आखिरी रात है। अगर आपके पास क्या नहीं है, स्लीपिंग बैग नहीं है, या आपके पास रजाई गद्दे वगैरह नहीं है ना, ऐसा लगता है आखिरी रात है, बस क्यों आया हूंगा मैं यहाँ पर। वो क्यों हो रहा है? पृथ्वी पार्थिव विकिरण हो रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। डाउन हो गया, और नीचे घाटी पे आ जाओ, घाटी पे क्या, अपेक्षाकृत कम पार्थिव विकिरण के कारण वहां पर टेम्परेचर फिर भी क्या ज्यादा बना हुआ। यहां पर तो हवा कैसी है, गर्म है, ऊपर जो है वो क्या ठंडी है। ठंडा है तो ठंडी हवा नीचे बैठेगी, ऐसे करके क्या होगी, नीचे ऐसे पहाड़ों के ढलानों से नीचे उतरेगी, और फिर क्या करेगी, जो घाटी की गर्म हवा होगी उसको उसके नीचे से घुसकर गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे। तो ठंडी हवा नीचे, तो उसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोल रहे हैं। खाली कारण बता रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने कहा भाषा देनी है उसको। क्या देनी है? भाषा जो होनी चाहिए, गंवारू नहीं होनी चाहिए। आप गांव की भाषा में नहीं लिखोगी जी आज जी ढाल से जी नीचे की तरफ आया कौन, ठंडी हवा, और
मका गर्म हवा को क्या उठा दिया। तो इस भाषा में तो नहीं लिखोगे, समृद्ध भाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? ऐसी तो लिखना पड़ेगा, या वो वाली भाषा लिखोगे बल बल लगाकर, ऊपर से बल क्या, ठंडी हवा आई बल और गर्म हवा को बल ऊपर उठा दिया और हो गया इन्वर्जन। तो ऐसे नहीं लिख सकते ना। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि आप बोलचाल की भाषा में इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हो। किताबी भाषा जो होती है वो थोड़ा क्या होती है, तहजीब तमीज वाली होती है। अब वो पसती नहीं है वो भाषा, थोड़ा सा जो शब्द होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऊपरी मुखी संचार कभी सुना ही नहीं होगा, अधोमुखी संचार, डाउनवर्ड सर्कुलेशन, अपवर्ड सर्कुलेशन, ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको टफ लगता है कुछ नहीं। बार बार उसको याद करो, बार बार उसको लिखो। जहां आपने लिखना सीख लिया, समझ लीजिए आप बन गए। जितने भी अधिकारी होते हैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि उनको बैठने, पढ़ने, याद करने और लिखने की आदत होती है। आप अधिकारी क्यों नहीं बने अभी तक? क्योंकि आपको सबसे पहले तो क्या है कि शरीर और मन में ही संतुलन नहीं है। शरीर बैठ गया, मन कहीं और चल रहा है ना। और क्या आप अपने जो कंसेप्ट जो बता रहा है उसको, अपने मन को आप वहां नहीं ले जा रहे हो। जबकि मैंने आपको कहा कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको वही बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जब आप बुद्ध पढ़ रहे हैं तो बुद्ध बन के समझिए उस चीज। क्योंकि हुआ क्या होगा, एक राजकुमार ने अपना घर छोड़ा होगा 29 साल में, भटका होगा, 6 वर्ष लगे होंगे, भाई क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, सत्य चाहिए। फिर क्या हुआ होगा तो पता चला होगा ऐसा। जैन अगर पढ़ना है जैन बनना है, मुगल जब पढ़ना बाबर बनना है। अपने आप को बाबर से नीचे नहीं समझना है ना। बाबर बन के आपको पढ़ना पड़ेगा क्या हुआ होगा, तब जाके इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वरना नहीं होगा। ऐसी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो भी चीज बता रहा है वहां पर जाइए अंदर, क्या कीजिए। अच्छा, समझ से भी नंबर, समझ से भी सिलेक्शन नहीं होते हैं। मेरी समझ में आ गया और मैं उसको अभिव्यक्ति नहीं कर पाया, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। अगर आपके पास अनुभूति है तो आप रामकृष्ण परमहंस बन सकते हो, स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते। जब आपके पास अभिव्यक्ति आएगी तब आप क्या बनोगे? नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद। तो अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर होता है। नंबर अभिव्यक्ति पर मिलते हैं, अनुभूति पर नहीं मिलते। इस पर नहीं मिलते, सुन थोड़े रहे हैं अभी भी। अगला जो टॉपिक है वो है क्या, ये बता दिया हमने, तीव्र पाला पड़ता है कहां? घाटियों के निचले भागों में तीव्र पाला पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग पाला रहित रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तापीय प्रतिलोमन का महत्व। ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का क्या महत्व है? तापमान का प्रतिलोमन वायुमंडल की स्थानीय तथा अस्थायी क्रिया है, मतलब परमानेंट नहीं है। अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थायी क्रिया है। तथापि इसके कारण कई प्रकार के मौसम तथा जलवायु संबंधी प्रभाव होते हैं। जैसे ऊपर गर्म और नीचे ठंडी वायु की परतों के कारण कोहरा प्रारंभ हो जाता है, जबकि गर्म वायु में नमी कम होती है। क्या होती है? यहीं से पूछ लेगा आपसे, कोहरा क्यों लगता है जी? तो आपने बोलना इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये तो जब हम महासागरीय धाराएं पढ़ रहे थे वहां पे भी पढ़ा हमने कि लैब्राडोर करंट ऊपर से आती है, ठंडी होती है, आइसबर्ग लेके आती है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम जा रही, दोनों का मिलन होता है न्यू फाउंडलैंड के पास। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से वहां पर घना कोहरा उत्पन्न होता है, समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। यही तो पढ़ा था। ऐसे मैंने कहा ऊपर गर्म तथा नीचे ठंडी वायु की परतों के कारण कोहरा प्रारंभ हो जाता है, जबकि गर्म वायु में नमी कम होती है। दूसरा, तापमान प्रतिलोमन के समय यदि ऊपर स्थित गर्म वायु में आर्द्रता उपस्थित होती है तथा नीचे स्थित ठंडी वायु का तापमान हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो पाला पड़ने लगता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाला कैसे पड़ता है। आपको क्या पता उत्तराखंड वालों ने कैसे कैसे परेशान किया। अचार और मुरब्बे में अंतर पूछा, बंदूक और राइफल में अंतर पूछा। अचार और मुरब्बे में क्या अंतर होता है, सोच सकते हो आप इस प्रकार के प्रश्न? साइंस एंड टेक में पूछ रहे थे, मतलब मजाक उड़ा रहे थे, यहां पता नहीं क्या कर रहे थे, कौन बनाने वाले थे। राइफल और बंदूक में अंतर पूछ रहे थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे जो हमने प्री में एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मेंस देने के बाद पता चलता है भाई कि हो क्या रहा है। अब क्या है कि पाला पड़ते हुए हमने देखा हुआ।
अब फिर पूछेगा आपसे, माना 20 शब्दों में पूछेगा कि पाला क्यों पड़ता है, पाला कैसे पड़ता है, आपने ये लिखना है कि तापमान प्रतिलोमन। जैसे ही आपने ये शब्द लिखा, टीचर समझ गया कि हाँ इसको पता है। मतलब अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपने तापमान प्रतिलोमन लिखते ही प्राप्त कर लिए। क्या कर लिए? तापमान प्रतिलोमन के समय यदि ऊपर स्थित गर्म वायु में आर्द्रता वर्तमान होती है, क्या होती है? ह्यूमिडिटी। आर्द्रता उपस्थित होती है, वर्तमान नहीं लिखना, आर्द्रता उपस्थित होती है तथा नीचे स्थित ठंडी वायु का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट या ना हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तो पाला पड़ने लगता है। तो इतना ही लिखना है, 2 में से 2 नंबर। समझ में आ गया? तुषार या पाला निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। इसके प्रकोपों से रातों रात फलों के बाग, खड़ी फसलें सब नष्ट हो जाती हैं। पर्वतीय घाटियों के तलस्थ भागों में पाला एक सामान्य सी बात होती है। कभी जाना कहीं पर भी ऐसी घाटियों में रहना, तो आप ये देखेंगे कि मतलब ये जो हवाएं जब चलती है ना नीचे की तरफ ठंडी, अगर आप बीच में हो तो समझ लेना आपको हाथ और पैर की उंगलियां महसूस नहीं होंगी, इतना टेम्परेचर गिरा देती है। और स्लीपिंग बैग के अंदर भी मैंने बताया ठंड लगती है, -5 -10 वाले में। इसमें तीसरा, तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, जिस कारण वायु की ऊपरी मुखी संचलन, ऊपरी मुखी जब भी आएगा अपवर्ड, अधोमुखी जब भी आएगा डाउनवर्ड। क्या बोला मैंने? ऊपरी मुखी संचलन यानी अपवर्ड संचलन स्थगित हो जाता है, जिस कारण वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। जहां पर पवन के नीचे उतरने के कारण प्रतिलोमन होता है, अर्थात प्रति चक्रवातीय दशाएं होती हैं, वहां पर शुष्कता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो प्रति चक्रवातों के प्रमुख देश है, मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल पाए जाने का एक कारण उसने यहां पर बता दिया। आपसे पूछेगा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, तब आपने ये वाला आंसर देना है। कौन सा? आपने बोलना तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, जिस कारण वायु का ऊपरी मुखी संचलन स्थगित हो जाता है, जिस कारण वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जहां पर पवन के नीचे उतरने के कारण प्रतिलोमन होता है, अर्थात प्रति चक्रवातीय दशाएं होती हैं, वहां पर शुष्कता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो प्रति चक्रवातीय दशाओं के प्रमुख प्रदेश हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अगला हेडिंग है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, वो है रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन। लिख दिया करो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन। समस्या यह है कि 2 नंबर में पूछते हैं यहाँ उत्तराखंड में। कितने में? और होता क्या है बहुत बड़ा टॉपिक, अब उसको एक्सप्लेन छोटे में कैसे करें, ये समस्या होती है। तो मैं बता रहा हूं, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज बोलते हैं इसको, रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन। जब कोई निश्चित तापमान वाली वायु समुद्र तल से ऊपर उठती है तो कम वायुमंडलीय दाब के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि वह फैलने लगती है। और जब वही वायु नीचे उतरती है तो अधिक वायुमंडलीय भार के कारण वह सिकुड़ती है तथा उसका आयतन घट जाता है। इस प्रकार वायु के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर जाने और नीचे आने के कारण बिना अतिरिक्त ऊष्मा मिलाए ताप में परिवर्तन आ जाता है। जो इस पूरी लाइन का जितना मैंने पढ़ी, उसमें जो कीवर्ड जो आपको नंबर मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे 50 शब्दों में, वो आपको इस पे मिलेगा कि बिना अतिरिक्त ऊष्मा मिलाए ताप में परिवर्तन आ जाता है। यही है मेन जो कीवर्ड है जिस पर नंबर मिल रहे हैं। बिना अतिरिक्त ऊष्मा मिलाए ताप में परिवर्तन आ जाता है। देखो भाई, जब वो ऊपर जाएगा क्या होगा? जब वो फैलने लगेगी तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ। तापमान बढ़ेगा या घटेगा? और जब वो नीचे आएगी और आयतन कम होगा तब तापमान बढ़ेगा या घटेगा? जब ऊपर जाएगी तो घटेगा और जब नीचे आएगी तो बढ़ेगा। क्या सूरज की कोई इंसोलेशन का कोई रोल है उसमें? कोई रोल नहीं है। लेकिन ये जो मैंने कहा, ये वाला लाइन, बिना अतिरिक्त ऊष्मा मिलाए ताप में परिवर्तन,
यही आपको एक्सप्लेन करेगा किसको, रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन को या एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज को। इसको और दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु ना तो भारी माध्यम से ऊष्मा दे, भारी माध्यम को ऊष्मा दे, तथा ना ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसका ताप बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन कहते हैं। अगर आपसे 20 शब्दों में पूछेगा, इतना ही लिखना, 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं मेंस में। कितना? जब कोई वस्तु ना तो भारी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे ऊष्मा ले, परंतु उसका ताप बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन के प्रकार बताने हैं तो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शुष्क रुद्धोष्ण परिवर्तन, नंबर 2 आर्द्र रुद्धोष्ण परिवर्तन। ड्राई एडियाबेटिक चेंज और दूसरा होता है ह्यूमिड एडियाबेटिक चेंज। ड्राई एडियाबेटिक चेंज क्या होता है? शुष्क रुद्धोष्ण परिवर्तन, किसी शुष्क वायु राशि के ऊपर उठ जाने। शुष्क वायु किसको बोल रहे हैं? जिसमें आर्द्रता नहीं है या आर्द्रता रहित है, जो उसको क्या बोल रहे हैं? जब कोई शुष्क वायु राशि के ऊपर उठने अथवा नीचे उतरने पर उसके तापमान में एक निश्चित दर से परिवर्तन होता है, इसे ही शुष्क रुद्धोष्ण परिवर्तन या ड्राई एडियाबेटिक चेंज कहा जाता है। शुष्क रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होती है। यह प्री का क्वेश्चन बनेगा आपको। अब आपसे पूछेगा वो कि सामान्य ताप पतन दर और शुष्क रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन में कितने का डिफरेंस होता है? तो 3.5 का डिफरेंस होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? परिवर्तित हो रहा है। जबकि हमने नॉर्मल लैप्स रेट जो पढ़ा था वायुमंडल की विशेषता में, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो मैं 2 स्टेटमेंट, अगर मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहा हूं तो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा, 2 स्टेटमेंट दूंगा। मैं बोलूंगा शुष्क रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होती है। दूसरा मैं बोलूंगा वायुमंडल की सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होती है। अब फिर मैं पूछूंगा दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन गलत है? आंसर दोनों सही है। ऐसी तो इन्हीं में तो फंसाया जाता है एस्पिरेंट को कि नहीं। तो जहां जहां पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन बना के आप उसको बेच भी सकते हैं, छूट है आपको। कोई प्लेगरिज्म या लिटरेरी थेफ्ट का वो नहीं लगेगा आप पे केस। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और आपको पेपर में दिखेंगे। कहां दिखेंगे? अगला है आर्द्र रुद्धोष्ण परिवर्तन। वायुमंडल के ऊपर उठते समय संतृप्त वायु, सैचुरेटेड, संतृप्त बोलते हैं किसको, और सैचुरेटेड क्या होता है? एक टाइम के बाद उसमें कुछ नहीं मिलाया जा सकता। वो बचपन में पढ़ा होगा आपने ना कि एक गिलास था पानी का, उसमें चीनी मिलाई, घोली घुल गई, फिर मिलाई, फिर घुल गई, फिर मिलाई, फिर घुल गई। एक टाइम ऐसा आया ऊपर तक भर गया गिलास, अब नहीं हो सकता। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो तब थोड़ा कुछ चम्मच और डाल सकते हैं उसमें चीनी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि तब ताप बढ़ाओ, दाब बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा। दैट इज सैचुरेशन, है ना। संतृप्त, तृप्त तो सुना होगा आपने। आपने भोजन कर लिया, आपने बोला अब मैं तृप्त हो गया, अब क्या हो गया? अब नहीं चाहिए, सुना है? हाँ, संतृप्त। वायुमंडल में ऊपर उठते समय संतृप्त वायु राशि जिस दर से ठंडी होती है, संतृप्त वायु राशि जिस दर से ठंडी होती है उसे आर्द्र रुद्धोष्ण परिवर्तन या ह्यूमिड एडियाबेटिक चेंज कहा जाता है। जब कोई आर्द्र वायु राशि ऊपर उठती है तो उसमें संघनन क्रिया, संघनन बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन किसको बोलते हैं? कंडेंसेशन क्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि वह संतृप्त ना हो जाए, जब तक कि वह, अर्थात उसमें सापेक्षिक आर्द्रता 100% ना हो जाए। अभी आपने ह्यूमिडिटी के भी प्रकार पढ़ने हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, प्री में क्वेश्चन पूछेगा आर्द्रता के प्रकार। क्या पूछेगा? यूनिट पूछेगा आर्द्रता में क्या क्या होती है। फिलहाल आप यहां पर ध्यान रखिए, क्या बोला उसने? जब तक सापेक्षिक आर्द्रता 100% ना हो जाए। संतृप्त अवस्था के पूर्व
वायु राशि शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर से ठंडी होती है, परंतु जैसे ही संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है उसकी ताप ह्रास दर में कमी आ जाती है। ताप ह्रास दर में इस कमी का कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा है। ये प्री के क्वेश्चन होते हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा सुना है। ताप ह्रास दर की इस कमी का कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा है। संतृप्त वायु राशि के नवीन ताप ह्रास दर को आर्द्र रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर कहा जाता है। आर्द्र रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन की दर 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होती है। स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर दोबारा जब कोई आर्द्र वायु राशि ऊपर उठती है, जब कोई, अब आपको वायु बनना पड़ेगा और आर्द्र वायु बनना पड़ेगा। एक वायु राशि बन के खुद को ले जाना पड़ता है वहां पर कि मैं क्या हूं। आर्द्र वायु राशि ऊपर उठती है तो भाई ऊपर क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो उसमें संघनन क्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि वह संतृप्त ना हो जाए, अर्थात उसमें सापेक्षिक आर्द्रता 100% ना हो जाए। संतृप्तावस्था के पूर्व वायु राशि शुष्क रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर से ठंडी होती है, परंतु जैसे ही संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है उसकी ताप ह्रास दर में कमी आ जाती है। ताप ह्रास दर में इस कमी का कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा है। कंसेप्ट थोड़ा टफ है समझने में, भाषा से ही समझना पड़ेगा। क्या क्या क्लियर होना चाहिए, एक तो आपका ये क्लियर होना चाहिए क्या, ताप ह्रास दर की कमी, संघनन, पहले तो संघनन को समझना पड़ेगा, फिर गुप्त ऊष्मा को समझना पड़ेगा, फिर संघनन की गुप्त ऊष्मा को समझना पड़ेगा। किसको, संघनन की गुप्त ऊष्मा। संतृप्त वायु राशि के नवीन ताप ह्रास दर को आर्द्र रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन दर कहा जाता है। लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आर्द्र रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन की दर 6 डिग्री प्रति 1000 मीटर होती है। अब फिर तीन स्टेटमेंट बना दूंगा मैं बोलूंगा शुष्क रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन की दर 10 डिग्री प्रति 1000 मीटर होती है। दूसरा मैं बनाऊंगा वायुमंडल की सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर होती है। और तीसरा मैं बनाऊंगा आर्द्र रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन की दर 6 डिग्री प्रति 1000 मीटर होती है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही, तीनों क्या है, सही है, खत्म। अगला है समताप रेखाएं, आइसोथर्म्स। एक नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे, उसमें लाइनें आपको बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही होंगी। ये लाइनें वो है, लिखा होगा उन लाइनों पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिख रहा है कुछ? दाईं तरफ राइट साइड में देखेंगे अगर आप, बाईं साइड में भी लिखा हुआ, दाईं साइड में भी लिखा हुआ। तो मैंने कहा कि अगर किसी जगह पर एक समान ताप है तो रेखाओं से उस स्थान को बांध कर, या जो रेखा खींचती है उसी को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म लाइन बोलते हैं। लेकिन ये जब हम वर्ल्ड मैप में बना रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग दिखाई दे रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग दिखाई दे रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे होंगे कि एक लाइन के साथ चलते रहो, चल रहे हो, और जैसे आप अटलांटिक ओशन पर आ रहे हो वैसे ही वो ऊपर की तरफ चली जा रही है वो लाइन। ऐसा क्यों हो रहा है? और जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हो तो वो लाइन आपको क्या, नीचे की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जमीन और पानी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, जमीन और पानी की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, पानी जल्दी देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। जो जमीन का टेम्परेचर, भाई लाइन खींचनी है हमने, तो हमें ऐसे लाइन नहीं मिलेगी कि मैं अफ्रीका से खींच रहा हूं और वही अटलांटिक नहीं मिलेगा, मुझे कहीं ऊपर जाना पड़ेगा उस टेम्परेचर को ढूंढने के लिए मतलब वो टेम्परेचर मुझे ऊपर की तरफ मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में मुझे नीचे की तरफ मिलेगा। ये फिर दोबारा एक तरह से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कीजिए। जब आप तैयार कर रहे हो, समझ में आ रहा है? देखिए, समताप रेखाएं, भूमंडल पर तापमान का वितरण समतापी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ये समतापी रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं, आपने यहां से लिखना है, वे कल्पित रेखाएं
जो कि सभी स्थानों को समुद्र तल पर मानकर समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। जब हम ये लाइनें खींचते हैं तो ये एक तो सबसे पहले काल्पनिक रेखाएं हैं, दूसरा जब हम जमीन पर भी चल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्लैट है जमीन, ऊपर नीचे माउंट एवरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मानते, क्या नहीं मानते। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो वहां की स्थिति अलग होगी। पर जब हम रेखाएं खींच रहे होते हैं तो हम क्या मानते हैं, समुद्र तल पर मानकर, सभी स्थानों को समुद्र तल पर मानकर समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समझ में आ रहा है? अतः उन रेखाओं को बनाने से पूर्व प्रत्येक स्थान के तापमान को समुद्र तट पर स्थित मान लिया जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर तापमान कम होता है। यदि कोई स्थान समुद्र तल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो उसका तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका समुद्र तल पर जो तापमान होगा वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? क्योंकि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। अतः मानचित्र में उस स्थान पर समुद्र तल का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा द्वारा प्रकट किया जाएगा। ऐसा करने पर ताप की तुलना ठीक प्रकार हो सकती है। क्लियर हो गया? ठीक। विश्व की समताप रेखाओं की प्रवृत्ति क्या है? नंबर 1, समताप रेखाएं सामान्य अक्षांशों के समानांतर पूर्व से पश्चिम जाती हैं। पूर्व से, क्योंकि भूखंड पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्याभितप की मात्रा घटती बढ़ती जाती है, तापमान अक्षांशों के अनुसार घटता बढ़ता है। आपको जीरो डिग्री इक्वेटर वाली जो लाइन है वो सीधी दिख रही होगी, आपको दिख रही है एटलस में कि नहीं दिख रही? दिख रही है, ठीक है। दूसरी, ये रेखाएं सीधी होती हैं किंतु समुद्र तट के समीप इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मेन चीज यही समझना है आपने, समुद्र तट के समीप इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। स्थल से समुद्र की ओर जाते समय ये रेखाएं ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की ओर तथा शीत ऋतु में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि जल और स्थल के तापमान में अंतर पाया जाता है। सामुद्रिक धाराएं तथा स्थायी पवनें भी इन दिशाओं को प्रभावित करती हैं। बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की ओर, किस ओर? ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की ओर और शीत ऋतु में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। एक खास लाइन को हाईलाइट करना आपने। साथ में बोला उसने सामुद्रिक धाराएं यानी महासागरीय धाराएं और स्थायी पवनें भी इनकी दिशाओं को प्रभावित करती है। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जल का विस्तार अधिक होने से ये रेखाएं अधिक स्थायी सीधी होती हैं। नीचे देख रहे होंगे आप, नीचे वाला जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर आपको सीधी दिखाई दे रही है, लगभग। ऊपर आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है। चौथा, जल और स्थल के मिलन क्षेत्रों में इनकी सामान्य दिशा पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण हो जाती है। पूर्व पश्चिम इसको बोलते हैं, उत्तर दक्षिण इसको बोलते हैं। तो आप देख रहे हो मिलन बिंदु पर ऐसे जा रही होगी ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे जा रही होगी। दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है ना, इसलिए वहां पर उतना वेरिएशन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अगर भारत के ऊपर वाली लाइन देखें, अगर जो रूस के आसपास जा रही है वो बिल्कुल उत्तर दक्षिण हो जा रही है। अरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के दाईं तरफ देखो, एक लाइन दिख रही है उत्तर दक्षिण, या नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड भी देख लो, या ग्रीनलैंड से नीचे ले आओ। जब ग्रीनलैंड से नीचे आ रहे हैं तो बैफिन आइलैंड होते हुए और हडसन बे के बिल्कुल नीचे उत्तर दक्षिण हो रही है, वो बताना चाह रहा है विशेषता। जल और स्थल के मिलन क्षेत्रों में इनकी सामान्य दिशा पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर दक्षिण हो जाती है। पांचवी विशेषता, निम्न अक्षांशों में जल धाराओं के कारण ये रेखाएं विषुवत रेखा की ओर झुक जाती हैं। निम्न अक्षांश किन्हें बोलते हैं? 0, 5, 10 ये सब क्या है? निम्न अक्षांश है। निम्न अक्षांशों में जल धाराओं के कारण ये रेखाएं विषुवत रेखा की ओर झुक जाती है, जबकि ऊंचे अक्षांशों में गर्म जल धाराओं के कारण ये ध्रुवों की ओर झुक जाती है। यूपीएससी कहां पे पकड़ेगी आपको मैं बता देता हूं, जहां पर कारण होगा। क्या होगा? वो ये बोलेगी कि निम्न अक्षांशों में जल धाराएं, निम्न अक्षांशों में जो समताप रेखाएं हैं
वो विषुवत रेखा की ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है? फिर कारण में देगा, इसका प्रमुख कारण महासागरीय धाराएं होती है। क्या होती है? निम्न अक्षांशों की महासागरीय धाराएं होती है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। फिर पूछेगा उच्च अक्षांशों में जो समताप रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है? कारण में देगा ऊंचे अक्षांशों में गर्म जलधाराओं की उपस्थिति इसका प्रमुख कारण है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहे हैं। यूपीएससी ऐसी जगहों से क्वेश्चन पकड़ता है। समझ में आ रहा है? पढ़ने वाला क्या करता है, तोते जो होंगे वो तो खाली रटेंगे, पढ़ने वाले भी क्या करेंगे, लिख देंगे, लेकिन उसके अंदर के जो सार होता है यूपीएससी ये जानना चाहता है कि आप कंसेप्ट को समझे भी या नहीं समझे। ऐसे तो नहीं कि रटंत विद्या घुटंत पानी, ऐसी विद्या कभी ना आनी, ऐसा तो नहीं खाली रट रखा हो। तो कारण जानने का प्रयास करेगा, अब वो चाहे सीडीएस का पेपर हो, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो या आईएएस का पेपर हो। ये समझ में आया आपके जो मैंने बताया कि नहीं आया? एक और टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, तापमान का कालिक वितरण यानी टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, जुलाई तथा जनवरी का तापमान, जुलाई तथा धरातल पर जुलाई तथा जनवरी के महीने तापमान की दृष्टि से चरम स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यदि ग्लोब पर जनवरी तथा जुलाई के महीनों में तापमान के वितरण का अवलोकन करें तो कई तथ्य स्पष्ट होकर सामने आते हैं। जैसे पहला, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म तथा जनवरी का महीना ठंडा होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई अत्यधिक ठंडा और जनवरी अत्यधिक गर्म महीना होता है। जिनको गर्मी पसंद नहीं है ऋषिकेश की, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा सकते हैं या चिली जैसे देशों में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? वहां ठंड पड़ रही होगी इस समय जबरदस्त। न्यूजीलैंड में जाएंगे, चिली में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, या नीचे अर्जेंटीना पैटागोनिया डेजर्ट चले जाइए, ठंड होगी भयानक वाली। दोनों गोलार्धों पर सूर्य के ऋतुवत स्थानांतरण के कारण समताप रेखाओं में अक्षांशीय खिसकाव होता है, किंतु यह खिसकाव महाद्वीपीय भागों पर अधिक होता है। इस पर महाद्वीपीय भागों पर अधिक होता है। बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। अगला, जुलाई तथा जनवरी महीने में अधिकतम तापमान स्थलीय भाग पर पाया जाता है। जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में मिलता है। कहां पर? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में समताप रेखाएं गर्म महासागरों पर अचानक ध्रुवों की ओर तथा ठंडे महाद्वीपों पर भूमध्य रेखा की ओर झुक जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी में समताप रेखाएं आइसोथर्म लाइन गर्म महासागरों पर अचानक ध्रुवों की ओर और ठंडे महाद्वीपों पर भूमध्य रेखा की ओर झुक जाती हैं। जुलाई में इसके विपरीत स्थिति होती है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जलाधिक्य यानी जल के आधिक्य के कारण समताप रेखाओं में अचानक झुकाव या मोड़ नहीं हो पाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर यूपीएससी की सोच देख लीजिए, मैं आपको उस सोच तक ले जा रहा हूं। वो पूछेगा आपसे, सदर्न हेमिस्फीयर में समताप रेखाएं लगभग समानांतर चलती हैं, सीधी चलती हैं, ऐसा क्यों? आपने बोलना जलाधिक्य के कारण। इसके कारण जलाधिक्य मतलब क्योंकि हाइड्रोस्फीयर है वो नीचे वाला, क्या है, जल की अधिकता है नीचे वाले उसमें। समझ में आया? और कॉन्टिनेंट भी जो है वो पतले पतले, मतलब उनकी चोंच निकल रखी नीचे। समझ में आ रहा है? पांचवा, ताप प्रवणता जाड़े में अधिक और गर्मी में कम होता है। प्रवणता बोलते हैं, ग्रेडियंट को बोलते हैं वैसे इसको। ताप प्रवणता जाड़े में अधिक और गर्मी में कम होती है। अब ये 5 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। इसके बाद में जो अगला पढ़ाऊंगा आपको, तापमान का प्रादेशिक वितरण पढ़ाऊंगा कि तापमान का प्रादेशिक वितरण कैसे है। उष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं? 23.5 से 23.5 के बीच वाला कटिबंध उष्ण कटिबंध है ना। 23.5 से 66.5 वाला जो है शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्धों में 23.5 से, और 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक क्या, शीत कटिबंध। कैसा कटिबंध? बस, तो ये आपने डायग्राम से समझना है। बार बार सुनते हैं आप कि
टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो ऊपर वाला जो है फ्रिजिड जोन, कौन सा? शीत कटिबंध। ठीक है, बता दूं इसे? हाँ? रहीमाम नहीं बताने हैं। हाँ जी, चलो फिर अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।